डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप को सोसाइटी के साथ कैसे बैलेंस करता है। अगर वो डॉक्यूमेंट लिविंग है तो जाहिर सी बात है उसमें लिविंगनेस के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अगर हम उसे डायनेमिक कहते हैं तो डेफिनेटली उसमें डायनेमिज्म के कुछ ऐसे गुण होने चाहिए, कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जिससे हम एक नज़र में देखना सके, हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो दस्तावेज है, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसी तरह से अगर हम एक एज ए ह्यूमन बीइंग बात करें तो हमारे ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारी जो लिविंगनेस है वो हमारे नेचर पर डिपेंड करती है कि कैसे हम सोसाइटी में बिहेव करते हैं, कैसे हम अपने आप को समाज में रखते हैं। वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये भी अपनी अपनी अपने कामकाज की शैली से पहचाना जाता है। ये भी चूंकि लिविंग सोसाइटी का ही हिस्सा है तो ऐसे में ये भी अपने कामकाज से ही पहचाना जाता है और इसकी वर्किंग ही इसके डायनेमिज्म होने का एग्जाम्पल है। इसकी वर्किंग ही एज पर द सर्कमस्टेंसेस, एज पर द सिचुएशन, वही इसके डायनेमिक होने का एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कभी कुछ सिचुएशंस में जो है ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो और भी मतलब कि हर तरह की सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर सकता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पर भी जो है सवाल खड़े होते हैं कि भाई इसका कहाँ दिया हुआ है, या इसका जो है क्या कहते हैं, इसका सोल्यूशन कहाँ दिया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है। यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में तो वो नॉर्मली बिहेव करता है, स्पेशल सिचुएशंस होती हैं तो उसका भी तरीका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनका की सोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो उसके लिए एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को बदलता है। तो ये बदलता है, अपने आप को नए समाज के साथ ढालता है और इसीलिए ये इसकी लिविंगनेस का एग्जाम्पल है, ये इसके जीवित होने का प्रमाण है, ये इसके डायनेमिक होने का एग्जाम्पल है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी अपने आप को बदलता रहता है, स्टैटिक नहीं है, रुक सा नहीं गया है। समाज जैसे बदल रहा है वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल रहा है। तो वो सिचुएशंस जो कि हमने सोची भी नहीं थी कि आने वाले बदलते समय में जो है ऐसा बदलाव हमारे समाज में होगा, तो उसके हिसाब से अगर संविधान अपने आप को बदलता है तो ये उस कॉन्स्टिट्यूशन की खूबी है। तो इन चीजों का एक अगर हम क्रक्स निकालें, जितना हमने अभी आपसे डिस्कस किया, तो एक स्वभाव होगा उसका जो उसको औरों से अलग करता होगा। कुछ उसका ऐसा नेचर होगा जो उसे दुनिया के और संविधानों से अलग करता होगा, जो दुनिया के और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनसे अलग करता होगा। तो एक कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होते हैं, एक व्यू ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनिटरी होते हैं, और एक व्यू ये कहता है कि इनके बीच का ऐसा कोई रास्ता है जिस पर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिपेंड करता है। ना तो वो फेडरल है, ना वो स्टैटिक है, यानी ना वो यूनिटरी है, जिसे हम कोसाई फेडरल कहते हैं जो है। तो ये क्या है, ये इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है ये क्यों जुड़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ जो है। तो चूंकि हम सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं, हम जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर की वकालत करते हैं, या हम कहें कि हम पावर के डिवीजन की बात करते हैं जहां सेंटर और स्टेट के बीच पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम भी इस चीज को मानते हैं कि हमने भी इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अपने यहाँ
अडॉप्ट किया हुआ है। तो दो तरह का जो व्यू है कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को लेकर, तो ये हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के साथ समझ में आया। जैसे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को भारतीय समाज के साथ जिया, और जबकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस समय दुनिया के बहुत से देशों के अपने कॉन्स्टिट्यूशन पहले से मौजूद थे। हमें उन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखना था। क्या सीखना था? हमें सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को सीखना था कि हिंदुस्तान के लोग, ऐसा कोई कानून होगा, ऐसा कोई सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होगा जिसके अकॉर्डिंगली वो उसके प्रोविजन से वो लोग गवर्न होंगे। पर्पस क्या था उसके पीछे? जो है कि हम अपने लिए एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को तलाश रहे थे जो हिंदुस्तान के लोगों को शासित कर सके। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि उस समय बहुत सी जो शासन सत्ताएं थी, अमेरिका था, स्विट्जरलैंड था, जहां पर कि ये व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध थी, जहां पर कि बेसिकली फेडरेशन जो एक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है फीडस, FOEDUS, जिसका मतलब होता है ट्रीटी और एन एग्रीमेंट। किसके बीच ट्रीटी या एग्रीमेंट? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट। जो इन छोटी छोटी यूनिट से मिलकर वो पूरा एक यूनियन बना हुआ है, उनके बीच डिवीजन ऑफ पावर की बात कही गई है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, जहां पर कि सेंटर और स्टेट अपने अपने मामले में लॉ बनाने के लिए फ्री हैं, अपने अपने मामले में लॉ बनाने के लिए फ्री हैं। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है उनकी जो पावर्स हैं वो ऑलरेडी डिवाइडेड है। 1789 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है इस क्या कहते हैं, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है अडॉप्ट किया था। दैट वाज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही सीधा होता है कि वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर, वेयर देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ पर कि एक संविदा हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन यूनिट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और वो उस ट्रीटी और एग्रीमेंट की बेसिस पर जो है उस पूरे फेडरेशन की गवर्नेंस को चला रहे हैं। अगर आप उनसे क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के जो भी एग्रीमेंट हुए हैं उससे आप सहमत नहीं हैं, तो आप उस फेडरेशन से बाहर जा सकते हैं। आप उस फेडरेशन से बाहर जा सकते हैं। यानी कि जो डिवीजन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर की जो व्यवस्था है, उसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि द मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर so that the general and the regional governments are each within a sphere, coordinate and independent. अपने अपने मामले में स्वतंत्र होते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग कर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर उस फेडरेशन के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को दोनों मिलकर चला रहे हैं। I'm repeating it again. द मेथड ऑफ फेडरेशन, प्रोफेसर केसी वेयर साहब कहते हैं कि फेडरेशन का मतलब ही होता है कि द मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर, मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण करना, शक्तियों को बांट देना सेंटर और स्टेट के बीच में, उन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और उस यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, ताकि जो जनरल और या कहूँ कि जो यूनियन और जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, जो रीजनल और यूनियन गवर्नमेंट हैं, वो एक दूसरे के साथ एक ही फेडरेशन में रहते हुए अपने अपने मामले में स्वतंत्र होते हुए, फ्री होते हुए, फ्रीडम को, पावर्स के रिगार्ड में फ्रीडम को जो है को जीते हुए वो कोऑर्डिनेशन की बेसिस पर जो है उस व्यवस्था का अंग बन सकते हैं। The method of dividing powers so that the general and the regional governments are each within a sphere, coordinate and independent.
And this particular definition of federation, it talks about the distribution of power, and it also lays down that each of them within their own sphere are independent of the other, या कहूँ हाँ कि वो उस फेडरेशन का अंग है। इस फेडरेशन में तमाम छोटी छोटी यूनिट्स ने मिलकर उस फेडरेशन को बनाया है, और हर फेडरेशन की हर यूनिट अपने अपने मामले में स्वतंत्र है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की बेसिस पर। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमने फेडरेशन के बारे में शुरू में जाना था कि वेयर देयर इज ए एग्रीमेंट देयर इज ए ट्रीटी। द वर्ड फेडरेशन derives from the word feudus, FOEDUS, जिसका कि मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट जो है। तो मतलब निकल कर यही आया कि देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड ईच ऑफ द यूनिट्स विद इन इट्स ओन स्फीयर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, जो है मतलब दूसरी जो यूनिट्स हैं जो उनसे एकदम अलग, अपना स्वतंत्र उसका अस्तित्व है, और कोऑर्डिनेशन की बेसिस पर वो क्या कहते हैं, जो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साथ साथ चला रहे हैं। फेडरेशन का मतलब ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स ऑफ द स्टेट among a number of coordinate bodies, each originating in and controlled by the Constitution. इस डेफिनेशन को A.V. डाइसी साहब ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा फेडरलिज्म, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जहां पर कि शक्तियों का पृथक्करण है किसके बीच में, उस स्टेट के बीच में, और उसकी जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट यूनिट्स हैं, जो बॉडीज हैं, हर यूनिट अपने अपने आप में पावर को लेकर स्वतंत्र है, फ्री है, और साथ ही साथ इन सब का एक जो कंट्रोल है उस डॉक्यूमेंट, उस किताब, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मीन्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, where there is a distribution of the force of the state among a number of coordinate bodies, each originating in and controlled by the constitution, जो है यानी कि जो क्या कहते हैं, जो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, where there is a division of power between one general and several regional authorities, and each of which in its own sphere is independent and coordinate with each other. तो एसेंस ऑफ जो फेडरलिज्म फिर क्या निकल कर आता है, तो एसेंस ऑफ जो फेडरलिज्म है, it means therefore it means distribution of the power of the state among its coordinate bodies. Very much clear. There is a treaty in a federation, treaty between whom, between center and among the states, the units which are the part of that particular federation, those who are agreed to be in that federation by the means of their mutual cooperation, and that cooperation is given in that particular constitution. That constitution is said to be the federal constitution. So essence of federalism क्या है? Essence of federalism is a distribution of the power of the state among the coordinate bodies. Each is originated and controlled by the constitution. Division of powers between the union and the state is made in such a way that whatever has been the power distributed, either it's legislative, either it's executive, it must be exercised by these respective units, making each an independent sovereign body in its own sphere. And the rule of law requires that there should be a responsible government. यानी कि फेडरेशन का मतलब जहां पर कि डिवीजन ऑफ पावर है, हर एक यूनिट अपने आप में फ्री है, किस मामले में, अपनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर के संदर्भ में, के कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही साथ वे एक दूसरे को
कोऑर्डिनेट करते हैं इस बेसिस पर कि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेदार सरकार, एक जिम्मेदार गवर्नेंस को चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह की रिस्पॉन्सिबल सरकारों को या सरकार को चलाने के लिए जो है वो डिटरमिन्ड है। दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ फेडरलिज्म जो है। प्रोफेसर केसी वेयर साहब को ने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि सेट की भी सभी जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें ईच ऑफ इट्स यूनिट्स इज इंडिपेंडेंट एंड दे आर कोऑर्डिनेटेड and they are coordinating between them on the basis of the fact that they are bound by that such agreement, by that such treaty. So this is the essence of federalism. This is the essence of federalism where there is division of power. इंडियन कॉन्टेस्ट में जब बी आर अम्बेडकर साहब को फेडरलिज्म की रिसर्च करने का मौका मिला और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन इज दैट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी is partitioned between the center and the state, not only by any law to be made by the center, but by the constitution itself. यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बेसिस पर काम कर रहे हैं, या जो भी गवर्नमेंट्स जो हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न हो रही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे में जो बेसिक प्रिंसिपल होगा उस गवर्नमेंट की गवर्नेंस का जो है वो फेडरेशन के बेसिक प्रिंसिपल को ही फॉलो करता होगा। दूसरी बात कि अगर फेडरेशन है तो there is a division of power. कैसी division of power? Division of legislative and executive power, where that's why Dr. Ambedkar said there is partition of executive and legislative power between the center and the state. It is not by any law, but it is by the constitution itself. The states are in no way dependent upon the center for their legislative or executive authority. The states and the center are co-equal in this matter. ये हमने पहले ही जाना था कि जैसे कि प्रोफेसर केसी वेयर साहब ने कहा था और भी तमाम जो जूरिस्ट उन्होंने कहा था कि सीधा सा मतलब कि फेडरेशन होने का कि जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है, जहाँ पर सेंटर और स्टेट बोथ ऑफ देम are independent within their own sphere, or they are independent and coordinating each other. तो ऐसे में जो है लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों के रिगार्ड में जो है क्या कहते हैं, दोनों के रिगार्ड में अगर ये कहा जाए तो फेडरेशन का मतलब कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो दोनों के रिगार्ड में इंडिपेंडेंसी की बात करता है कि बिना किसी इंटरफेरेंस के सेंटर और स्टेट, या कहूं कि उस फेडरेशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो जो है आपस में इंडिपेंडेंट है। वो लेजिस्लेटिव और अपनी इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के लिए उन्हें सेंटर का मुंह नहीं देखना पड़ता है, या दूसरी जो उनके जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनका मुंह नहीं देखना पड़ता है। वो उनके पास वो प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं जिस पर वो लॉ बनाते हैं और उन लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ फेडरेशन कि भाई क्या है, क्या नेचर है एग्जैक्टली फेडरेशन को। जो ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड फीडस से मिलकर बना है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रीटी या एग्रीमेंट। एग्रीमेंट या ट्रीटी किसके बीच में है? एग्रीमेंट या ट्रीटी जो है उन सेंट्रल गवर्नमेंट और उन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में है जिनसे कि वो फेडरेशन बना हुआ है।
तो ये जो एक एक हमने अभी फ्रॉम द बिगिनिंग से लेकर अब तक जो हमने महसूस किया कि फेडरेशन एग्जैक्टली है क्या, तो फेडरेशन का मतलब ही देयर इज डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर स्वतंत्र है, जो है अपने अपने स्पेयर में जो है लॉ मेकिंग को लेकर जो है क्या कहते हैं फ्री हैं, उनके पास फ्रीडम है कि वो अकॉर्डिंगली जो है वो लॉ बना सकते हैं जैसा कि उनके अपने सब्जेक्ट्स हैं लेजिस्लेटिव रिगार्ड में, और उन लॉ के एग्जीक्यूशन की उनकी अपनी इंडिपेंडेंट उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जो है। तो अगर हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर हमें कहा जाए कि आप इन्हें कैटेगराइज कीजिए, आप कैसे पहचानेंगे कि या क्या आपके हिसाब से व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट? तो पहला तो यही होगा कि देयर इज ड्यूअलिटी ऑफ गवर्नमेंट, जहां दो तरह की सरकारों की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वही बात जो हमने कहा था कि वेयर देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर। दूसरा, not only the duality of government but also there is distribution of power, जहां पर कि पावर्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो। डायसी साहब इस चीज को कहते भी हैं कि द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ विच अ फेडरल स्टेट या फॉर विच द फेडरल स्टेट इज फॉर्म, it involves a division of authority between the federal government या आप कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट and the state governments by the means of a method of distribution। उन्होंने कहा कि भाई ये एसेंस है कि अगर अगर हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज अ प्रॉपर division of power where the powers are divided between center and state. Both are independent, both are independent in law making and its execution। फिर वो कहते हैं कि जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इट वाज नॉट बाय द मींस ऑफ लॉ एज मेड बाय द पार्लियामेंट बट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। It means it means all the powers derived from that constitution, all the powers derived from that constitution, even the distribution of power, even the the dual type of government, each and everything is written in that document। So one more aspect या one more essential feature of federalism is where there is supremacy of the constitution, जहां पर संविधान सर्वोच्च है। सभी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डराइव्ड हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी सोर्स है और बाकी सेकेंडरी सोर्स हैं, बाकी डेरिवेटिव पावर्स हैं। सेंटर और स्टेट की जो पावर्स हैं, उनकी पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी लॉ मेकिंग की इंडिपेंडेंसी, उनकी लॉ के एग्जीक्यूशन की इंडिपेंडेंसी, ईच एंड एवरीथिंग इज डराइव्ड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें तीन चीज अब तक मालूम चली। पहली चीज थी कि ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि ड्यूअलिटी ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखा जो है। तीसरा हमने देखा जो है कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर कि संविधान जो है सर्वोच्च है। संविधान के सर्वोच्च होने का मतलब जो है कि सभी पावर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से डराइव हो रही हैं, कुछ भी उससे ऊपर नहीं है। जो कुछ भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही या वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही डराइव है जो है। फिर रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन, क्योंकि कुछ भी अगर छूट जाएगा तो फिर जो सेंटर और स्टेट के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसका जवाब कहाँ मिलेगा? तो इन सारे सवालों का जवाब तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसी डॉक्यूमेंट में है। अगर उस डॉक्यूमेंट को लिखा नहीं जाएगा तो किस तरह से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरह से हम जो है ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर पाएंगे, कैसे हम कह सकेंगे जो है कि ईच यूनिट्स और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो आपस में इंडिपेंडेंट है और कोऑर्डिनेट एक दूसरे को कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस कोऑर्डिनेशन की सारी बातें जो है उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होगी। ये संभव ही नहीं है कि हम
फेडरलिज्म के फीचर्स की बात करें, और फेडरलिज्म के फीचर्स की बात तो तब तक नहीं संभव है जब तक कि उसका एक जो प्रोमिनेंट फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन होना जरूरी है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना जरूरी है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होगा तो पावर्स के बारे में उस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है जो कुछ भी, या इंडिपेंडेंसी के बारे में उस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी बताया गया है, अगर उसमें कोई एम्बिग्यूटी होगी तो जाहिर सी बात है ये जो साथ साथ चल रहे हैं दोनों, ये साथ चल नहीं पाएंगे। ये जो कॉपरेशन चला आ रहा है, कॉपरेशन टूट जाएगा। ये जो एग्रीमेंट, जो वर्ड फीडस है, जिसका मतलब कि एग्रीमेंट या ट्रीटी होता है, उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। और साथ ही साथ इसको रिजिड भी होना चाहिए। रिजिड क्यों होगा? अगर रिजिड नहीं होगा तो सेंटर तो बार बार उसको अमेंड करता रहेगा, जो है सेंटर तो बार बार उसको अमेंड करता रहेगा। तो ऐसे में जो है रिजिडिटी का होना बहुत जरूरी है कि ताकि इससे जो है बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट ना हो सके, जो है अमेंडमेंट ना हो सके। और क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के प्रोसीजर को जो है बहुत ही टफ रखा जाना चाहिए, कि जो कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही यूज किया जा सके, जो कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यूज किया जा सके। जहां पर डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, वहां पर ऐसी कोई अनफोर्सीन सिचुएशन हो जो हमें उसके बारे में पता ही ना हो, तो अगर वो सिचुएशंस ऐसी आती हैं तो फिर सेंटर और स्टेट आपस में मिलकर उस कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंगली, जैसा कि उस डॉक्यूमेंट में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, उसके हिसाब से वो उसको अमेंड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी प्रोफेसर के.सी. वेयर साहब कहते हैं कि a written constitution is not logically required by federal principle, but the written constitution is essential if the federal government is to work very well। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। कहा भैया कि लिखित संविधान तो सेंटर और स्टेट रिलेशन के मामले में तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ जो प्रैक्टिकल अप्लीकेबिलिटी वो ये है कि अगर संविधान लिखित नहीं होगा तो सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन की बेसिस पर चलने वाली वो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो चल ही नहीं सकेगी। अगर कुछ भी लिखा नहीं होगा तो जब हर आदमी इंडिपेंडेंट है, हर आदमी, उनका कहने का मतलब कि सेंटर और जो स्टेट यूनिट्स हैं, अगर वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं और एग्जीक्यूटिव और अपने लेजिस्लेटिव एक्शन लेने में फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, उनके पास फ्रीडम है, तो ऐसे में अगर कुछ रिटर्न नहीं होगा और किसी ऐसे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट से वो बाउंड नहीं होंगे तो कहेंगे भैया हम तो आज ट्रीटी तोड़ रहे हैं, हम तो कॉन्ट्रैक्ट अपना तोड़ रहे हैं, हम आपके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रह पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक एग्जाम्पल हमारे सामने ये भी आया कि भाई कि नहीं, रिटर्न और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। फिर अगर कोई सवाल उठता भी है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी है, दोनों के बीच डिवीजन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंसी को लेकर हम जो है अब तक जानते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई सवाल उठा भी, देयर मस्ट बी अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, जो कि ये तय करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में कि कौन सही है। यहाँ पर वो फेडरल गवर्नमेंट या जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कह रहे हैं, या जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जिन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट्स कह रहे हैं, कि वो सही है। तो ऐसे में अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स भी जो है एक एसेंशियल फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो है जहाँ पर जो है कि जहाँ पर कि लीगली जो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो एसेंशियल है ही उस फेडरल सिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन साथ ही साथ जो कोर्ट की अथॉरिटी है उसका भी एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, क्योंकि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब तक संभव नहीं है जब तक कि कोर्ट का इंटरप्रिटेशन इस रिगार्ड में नहीं होगा। और ऐसे में कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी है कि कोर्ट जो है समय समय पर अपनी इस क्या बोलते हैं, अपनी इस अथॉरिटी का, अपनी इस
अथॉरिटेटिवनेस का जो है वो एग्जाम्पल देता रहे, और साथ ही साथ जब भी कभी कोई सवाल आए पावर के डिवीजन को लेकर या पावर के एग्जीक्यूशन को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में, तो कोर्ट का काम क्या होगा कि कोर्ट जो है उससे इंटरप्रिटेट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में जो है वो हर वो कोशिश करेगा कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाए। तो ये 5-6 जो एग्जाम्पल, हो सकता है आपकी किताबों में और ज्यादा हो, लेकिन ये जो 5 या 6 ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कहे जाने के, या कहूँ कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जहां तक बात है। ये जो 5 चीजें हैं जहां पर हमने अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स की बात की, जहां पर हमने जो है सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की, तो ये जो कुछ भी हमने जाना जो है उसका मतलब ही यही था जो है कि ये स्पेशल अगर सिचुएशंस नहीं है, स्पेशल कंडीशंस नहीं है, स्पेशल सिचुएशंस नहीं है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पे चल रहा है, उसमें ड्यूअलिटी ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और रिजिड होना चाहिए, और अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स होनी चाहिए, और अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स होनी चाहिए। ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो विशेषताएं हैं कि एक वो सरकार जो कि आपसी सामंजस्य से चल रही है, जहां पर सभी लोग अपने अपने मामले में लॉ मेकिंग को लेकर, उसके एग्जीक्यूशन को लेकर स्वतंत्र हैं। ऐसे में वो सामंजस्य किस लिए? क्योंकि देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन दैट यूनियन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ दैट फेडरेशन, और उस फेडरेशन में उन्होंने साथ साथ रहना स्वीकार किया है। वही एग्रीमेंट है, वही फेडरलिज्म का बेसिक पिलर है, जिसकी बेसिस पर वो सभी आपस में साथ साथ रहना उन्होंने आपस में साथ साथ रहना शुरू किया है। तो फेडरेशन के रिगार्ड में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ये 5 बेसिक टेनेंट्स हैं, बेसिक पिलर्स हैं, उनकी बेसिस पर हम ये कहते हैं भाई कि हाँ, कोई भी सरकार जो है वो फेडरल है या फेडरल नहीं है। जो है यूनियन गवर्नमेंट का क्या है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, या कहूं कि जहां के कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हैं, या तो वहां पर डिवीजन ऑफ पावर की तो बात ही नहीं है, वहां डेलीगेशन ऑफ पावर है। सेंटर के पास, या कहें कि जो पावर्स है वो सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज किसके पास है? वो पावर्स जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज है। वो यूनियन गवर्नमेंट जिन्हें पावर देना चाहती है उन्हें वो पावर देती है, और ऐसे में वो पावर्स को डेलीगेट करती है। किस किस पावर को उसको अपने पास रखना है वो ये तय करती है, और कौन सी पावर उसे उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है उनको देनी है वो भी यही तय करती है। ऐसे में इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था में जो कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करती है या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, उस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है जो सत्ता है वो एक ही हाथ में सीमित होती है। वो जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन के पास होता है, और ऐसे में जो है यूनियन अपने हिसाब से उन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब सवाल था कि भाई हमारे सामने दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। हमारे सामने वसाई फेडरल भी था, हमारे सामने फेडरल व्यवस्था का एग्जाम्पल भी था, और हमारे सामने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी एग्जाम्पल थे जो है। तो सवाल था कि हम किस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट करेंगे, हम किस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को जो है अडॉप्ट करेंगे जो है। तो हम जिस फेज से गुजर रहे थे अपनी आज़ादी की लड़ाई के समय, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, 46 से 49 के बीच का जो समय था, तो हमारे सामने बहुत कंट्रोवर्सीज थी।
क्योंकि हमने बहुत सी लगभग 572 रियासतें थी हिंदुस्तान में जो कि ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थी। उन सभी रियासतों को बाय द ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हिंदुस्तान में शामिल किया था। तो अगर हम प्योर फेडरल ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लेते, अगर हम प्योर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लेते, तो डेफिनेटली इस बात के चांसेस थे कि जो इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस थी वो जो उस समय भी काम कर रही थी, या अंग्रेजों ने जो भी दिमाग लगाया था भारत पाकिस्तान के बंटवारे को कर कर, वो आने वाले समय में हिंदुस्तान के और टुकड़े भी कर देते। वैसे में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये तय किया कि हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट तो करेंगे, बट एज पर द इंडियन सोसाइटल नीड हम उस व्यवस्था को अडॉप्ट करेंगे जो है। तो हिंदुस्तान में जो है द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन were very much fully conscious about of the centrifugal tendencies which were at work at the time of the partition of India and its afterwards. तो इस सिचुएशन में उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि उन्हें फेडरेशन एक एज ए सोल्यूशन जो है बहुत नजर नहीं आया, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था जो है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसे भारत की संकल्पना की जो फेडरेशन की व्यवस्था को तो अडॉप्ट करेगा, लेकिन जहां पर सेंटर स्ट्रांग होगा, जहां पर कि सेंटर स्ट्रांग होगा। अगर मजबूत केंद्र होगा तो हम भारत के सभी यूनिट्स को, सभी स्टेट्स को अपने साथ बांध के रख सकेंगे। अगर ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के माध्यम से उन स्टेट्स को पावर दे दी गई होती कि हमारे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हम आप फेडरेशन की व्यवस्था पर काम करेंगे, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होगा, आप लॉ भी बना रहे हैं, आप उससे एग्जीक्यूट भी करेंगे, कल को वो जितनी भी रियासतें थी वो हिंदुस्तान से कभी भी अलग हो सकती थी। तो ऐसे में हमने उस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को नहीं अडॉप्ट किया। हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट तो किया, बट अपने सेंटर को स्ट्रॉन्ग करके अडॉप्ट किया। तो एक जो देखा आपने कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अडॉप्ट तो किया, लेकिन सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना के किया। यानी कि दोनों का मिला जुला रूप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई पड़ता है। दोनों का मिला जुला रूप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई पड़ता है। एक एसेंस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनते समय ही तुरंत आ गई कि हम सेंटर को स्ट्रांग रखना चाहते। हम सेंटर को स्ट्रांग इसलिए रखना चाह रहे थे कि वो उस समय हमारी सोसाइटल, इकोनॉमिकल और सोशियोलॉजिकल नीड थी। क्योंकि गुलाम भारत के लिए या गुलाम भारत के उन गरीबों के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक वेलफेयर पॉलिसीज थी कि हम अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उन्हें देने जा रहे थे। हम इक्वलिटी फॉर ऑल की बात कर रहे थे, हम इकोनॉमिक सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, हम राजनीतिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे थे। तो वो तब तक संभव नहीं था जब तक कि केंद्र मजबूत ना होता। केंद्र स्तर पर उन सभी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में सरकार को आसानी होती। ऐसे में जो हमने इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को जो है अडॉप्ट किया था जो है। इसलिए जो फेडरेशन वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड नहीं है। हमने इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है। हमने ये नहीं लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत इज फेडरेशन ऑफ स्टेट। जो है हमने लिखा है अपने आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो है इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का समूह होगा, वो राज्यों का यूनियन होगा। फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव inculcated in our in article 1 of the constitution। उसके पीछे पर्पस ही यही था जो है कि हम जो है फेडरेशन की बजाय यूनियन वर्ड को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाह रहे थे, लिखना चाह रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब
हिंदुस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को जो है, जब उसे सबमिट किया था, लिखा था, तो तो उसी समय उस कमेटी ने फेडरेशन के बजाय जो है उन्होंने यूनियन को लिखा था। उन्होंने ये बात कही भी थी कि हम इस फेडरेशन के वर्ड को निकालकर हम यूनियन को डाल रहे हैं। वो हम यूनियन को डाल रहे थे, और उनका मतलब ही था कि ड्राफ्टिंग कमेटी का हमारे उद्देश्य ही यही है कि हम जो है हिंदुस्तान को फेडरेशन नहीं बनाना चाहते हैं, कि फेडरेशन जिसका मतलब कि देयर इज एग्रीमेंट बाय द स्टेट टू ज्वाइन इन अ फेडरेशन। और ऐसे में हम जो है फेडरेशन के रिगार्ड में हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ कोई आकर जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि कल को कोई स्टेट हमसे अलग हो सकता है। तो ऐसे में हमने यूनियन लिखा। यूनियन का मतलब देयर शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और ऐसे में किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं होगा कि हमसे वो अलग हो सकेगा। देयर इज नो राइट फॉर एनी सच स्टेट टू सीड फ्रॉम दिस यूनियन। फेडरेशन as per Indian context, federation is a union because it is indestructible. ये अलग नहीं किया जा सकता है। That's why we have used the word union, except federation. हाँ हाँ, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इन कई बातों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एज इट इज जो है शामिल किया भी गया था, जो है जिसके पीछे एक पर्पस था, जो है कि हम एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार करने जा रहे हैं जहां पर भारत से जुड़े हुए जो भी भारत यूनियन में शामिल होने वाले जो भी देश होंगे, जो भी स्टेट्स होंगे, जो हैं वो भारत का अटूट हिस्सा होंगे। वो टूट नहीं सकते हैं, भारत का वो अटूट हिस्सा होंगे। इसलिए हमने अपने आर्टिकल 1 में ये बात लिखी थी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन स्टेट्स को राइट नहीं है कि हमसे आपसे वो अलग हो सके। जो उन्हें इस बात का राइट नहीं है कि हमसे आपसे वो अलग हो सके। जो है प्रोफेसर क्या नाम था, ग्रेविल ऑस्टिन की उन्होंने किताब लिखी है, पढ़िएगा। किताब है मेरे पास, जो है मेरे पास इनकी ये किताब है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी किताब और है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोर ऑफ ए नेशन। ये दो किताब कहीं पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। एक किताब इनकी ग्रेविल ऑस्टिन की किताब है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, और दूसरी की किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। ये शायद दूसरी किताब भी है मेरे पास, पता नहीं कहाँ पड़ी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब इनकी थी वो मेरे पास है। तो इस कॉर्नर स्टोन वाली किताब में ग्रेविल ऑस्टिन साहब लिखते हैं कि the division of power between center and state was only for the administrative convenience, while the whole country continued to be in one integral part। जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो ये शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसका सिर्फ इतना सा उद्देश्य है ताकि सेंटर और स्टेट के बीच जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ है, वो प्रॉपर चलता रहे। बाकी हिंदुस्तान एक यूनाइट व्यवस्था के रूप में काम कर रहेगा। और ऐसे में जो है हमने एक ऐसे संविधान को स्वीकार किया जो कि भारतीय जन आकांक्षाओं पर आधारित था। And thereafter, the assembly produced a new type of federalism, a new type of federation as per the Indian peculiar needs, as per the Indian societal needs, as per the aspirations of the people of India, as per the socio-economic पोजीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो हमने उस ऐसे संविधान को अपने लिए बनाया, जो कि हमारे लिए हमारे जैसा ही था। जो है हमने एक और बात अपने यहाँ स्वीकार की, हमने 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट के बजाय हमने
3 टायर ऑफ गवर्नमेंट को भी अपने साथ अडॉप्ट किया, अपने यहाँ अडॉप्ट किया, जहाँ पर जो है इंडियन फेडरेशन में जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है, वहाँ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हमने शामिल किया, वो पंचायत थी, म्यूनिसिपैलिटीज थी, जिससे हमने 73rd और 74th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के साथ शामिल किया। तो भारत का जो संविधान है वो 2 तरह के नहीं, वो 3 तरह के सरकारों की बात करता है। और इसे एक तरह से आप कह सकते हैं एक नए प्रकार का फेडरलिज्म है। इट्स ए नोवल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। और इसे हम कहते भी हैं कि इंडियन फेडरलिज्म इज अ स्यू जेनरिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो हमने खुद के लिए, खुद से अपने लिए बनाया है। जो तो दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और क्या कहते हैं कि ऐसे में जो है फेडरल फीचर्स हैं जो है